ओके, सो हमने अभी टॉप सोशल बार रैपर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, जस्ट बिकॉज टॉप सोशल बार रैपर इसको हमने देना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमारी जो दोनों यूएल्स हैं वो आमने सामने आ जाए, बिल्कुल लाइक दिस। ठीक, फिर हमें पता है कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की, और इससे ये होगा कि हम जो रिमेनिंग स्पेस है, ये वाली अवेलेबल स्पेस है, वो इन दोनों के दरमियान में आ जाए, ताकि हम ये चाहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और काम करना है। अच्छा, ये अब मैंने पेरेंट को पैडिंग दी है टॉप बॉटम से, तो पैडिंग की वजह से ये टॉप पे भी और बॉटम पे भी ये गैप आ रहा है, तो मैं वो पैडिंग ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी रीज़न बताऊँगा थोड़ी देर में क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। अब मुझे ये दोनों चीज़ें कंटेनर में चाहिए। ठीक है, ये फुल विड्थ है फ़िलहाल, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके सिंपली एक कंटेनर बना देना है, और इस कंटेनर में मैं, अब आपको पता है मैक्स विड्थ क्या है, क्योंकि मैक्स विड्थ वो रिस्पॉन्ड करती है विद चेंजिंग द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र। तो मैं विड्थ के बजाय फिक्स विड्थ दूंगा तो हमेशा सेम रहेगी, जो मर्जी स्क्रीन हो। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 1300 पिक्सेल्स, और चूँकि हमें कंटेंट को सेंटर में करना है तो मैं क्या कहूँगा, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या करती है, टॉप बॉटम से मार्जिन 0 दे देती है। दूसरी प्रॉपर्टी ऑटो क्या करती है, जितना भी रिमेनिंग मार्जिन है वो दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लेफ्ट और राइट पे, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी टॉप बॉटम की होती है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेफ्ट राइट की होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा ये कंटेनर में भी आ जाएगा। अभी मैंने क्लास अप्लाई नहीं की, ठीक है, मैंने क्लास यहाँ बना ली, लेकिन मैंने यहाँ किसी चीज़ पे क्लास अप्लाई नहीं की। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा। अब एक प्रॉब्लम आएगा, ज़रा देखिएगा, और उस प्रॉब्लम को फिर देख के भी समझिएगा, खुद ही समझ जाइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो नथिंग इज गेटिंग अप्लाइड, सॉरी, वो देख लेते हैं पहले, मुझे कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। पहले ये देखें कि हमारा CSS अटैच्ड है या नहीं है। अटैच्ड है, कंटेनर के स्पेलिंग भी ठीक हैं, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज 1170 कर देते हैं, और फिर ये देखते हैं। यस, अब जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था वो ये है कि मैंने कंटेनर को, चूँकि जो बैकग्राउंड कलर है वो उस एलिमेंट को दिया है जो कंटेनर के अंदर है, यानी मैंने ये जो टॉप सोशल रैपर है ये बेसिकली किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर इसको मिला हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर भी साथ में क्या हो गया, श्रिंक हो गया। मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर फुल हो लेकिन जो कंटेंट है वो सेंटर में हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, दो काम कर सकते हैं। ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं कंटेनर को यहाँ लिखने के बजाय, ये बात ज़रा गौर से समझिएगा, मैं इन दोनों यूएल्स को कंटेनर के अंदर रैप कर दूँ, लेकिन मैं ये काम भी नहीं कर सकता। कोई बता सकता है क्यों? यानी अगर मैं ये कर दूँ तो फिर वो वाला काम प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आपसे जो जवाब आता है आपके जहन में वो बात कर लें। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं ये काम भी नहीं कर सकता। वजह, क्योंकि यूएल और यूएल दोनों फ्लेक्स के चाइल्ड हैं, तो फ्लेक्स चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है कि उनका इमीडिएट पेरेंट फ्लेक्स हो। गॉट इट? तो इसका इमीडिएट पेरेंट फ्लेक्स था ना पहले, तो मैंने बीच में एक और पेरेंट घुसा दिया विच इज़ कंटेनर, तो अब फ्लेक्स तो हो गया ख़त्म। जब फ्लेक्स ख़त्म हो गया तो वो जो दोनों मैंने ये स्टाइल या डेकोरेट किए थे वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर तो फुल हो गया, लेकिन चूंकि दोनों यूएल्स क्या थे, फ्लेक्स चाइल्ड थे, तो उनका जो पेरेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, बीच में एक और पेरेंट इंजेक्ट कर दिया ना कंटेनर का। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं ये काम करूँगा कि थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन करूँगा। टॉप सोशल बार रैपर ये तो है ही है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टॉप बार इनर। अब अपेरेंटली मैंने ये पहले इनर नहीं बनाया था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आई, लेकिन जब मैंने प्रॉब्लम देखा तो मुझे लगा कि अब ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, वो जो यूएल्स हैं दोनों वो इसके अंदर रखूँगा, और इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्लेक्स टू दिस, मैं फ्लेक्स किसको दूंगा, टॉप इनर को फ्लेक्स दूंगा। जब इसको फ्लेक्स दूंगा तो ये दोनों यूएल्स को क्या कर लेगा, उसी तरह लाइन कर लेगा, और फिर इस पूरे टॉप इनर को उठा के किस में रैप कर दूंगा, कंटेनर में रैप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर फुल विड्थ हो जाएगा और उसका जो कंटेंट है वो किस में आ जाएगा, कंटेनर में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ग्रेट। अब जरा देखिएगा, जितनी प्रॉपर्टी मैंने टॉप सोशल बार रैपर को दी थी ना, वो सारी प्रॉपर्टीज उठा के किसके दे दूंगा,
टॉप बार इनर को, बिकॉज अब मुझे उसको फ्लेक्स नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, और मैं यहाँ पे ये करके इसको दो प्रॉपर्टीज उठाऊंगा और इसको दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसी को दूंगा, क्यों? क्योंकि अब ये कंटेनर में नहीं होगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, फुल्ली हो जाएगा, तो मुझे वही चीज़ चाहिए। तो अब मैं यहाँ आऊँगा और इस टॉप नेव बार, ये टॉप बार इनर को कट करके ये कर दूँ, और अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो मेरे पास सब कुछ जैसे रिक्वायर्ड था वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने पैडिंग हटा दी थी, पेरेंट को पैडिंग दी थी टॉप बॉटम पे, उसकी रीज़न भी अभी बताता हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ ये देख लें कि ये पूरा का पूरा जो लिंक है ना, ईमेल और फ़ोन, ये सारे के सारे एंकर में आके अंडरलाइन हो गए हैं। हालांकि मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। हमारा डिज़ाइन कहीं हमने सेव किया हुआ है, यस। अगर आप गौर से देखें तो ईमेल ज़रा सा, ये ईमेल जो लेबल है ये ज़रा बोल्ड है और बाकी जो टेक्स्ट है ईमेल वाला वो नॉर्मल है। इसी तरह फ़ोन ज़रा बोल्ड है और बाकी जो टेक्स्ट है वो क्या है, नॉर्मल है। तो पहले तो एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं नज़र आ रहा होगा, मेरा सारा का सारा टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, तो इसका मतलब है मैंने जो फॉन्ट लिंक किए हैं उस फॉन्ट के लिंक करने में कोई इशू हो सकता है। तो अगर तो ये पॉसिबल इसलिए भी है कि शायद मैंने फॉन्ट की जो नॉर्मल फैमिली थी ना वो डाउनलोड ही नहीं की। आपने देखा था मैंने फॉन्ट की कुछ फैमिली सेलेक्ट की थी, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक और समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली इसका मतलब है कि दो वजूहात हैं, या तो जो फॉन्ट है उसका डिफ़ॉल्ट साइज ही इस तरह जो दिखने में बोल्ड लग रहा है तो फिर हमें चाहिए ही नहीं है, फिर हम कोई दूसरा फॉन्ट, या फिर हमने उसकी फैमिली डाउनलोड करते वक्त उसकी जो नॉर्मल वाली फैमिली है उसको डाउनलोड ही नहीं किया या उसको ऐड ही नहीं किया। तो इसको भी फिक्स, क्योंकि अब मुझे सिर्फ फ़ोन और ईमेल को बोल्ड करना है और बाकी टेक्स्ट को क्या करना है, नॉर्मल करना है। सो मुझे दोबारा यहाँ पे क्या जाऊँ, गूगल फॉन्ट्स पे जाऊँगा, और इसमें वो लाइट शेड सारे हैं। तो हम कोई और देख लेते हैं, ये कौन सा किया था हमें कुछ याद है, ओपेंस, कोई और देख लेते हैं। ये हमारा रोबोटो है और इस रोबोटो के दिस ठीक, और ये कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से लिंक कर लेते हैं। और दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ से फॉन्ट फैमिली पिक करनी है और इस फॉन्ट फैमिली को जाके यहाँ पे हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक। एंड देन इफ वी गो, अब वो थोड़ा सा बोल्ड से हट गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली बात यह है कि हमें ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लिंक नहीं बनाना। तो हम एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है हमारा कि ये सिर्फ ईमेल लेबल हटाएं और इस एंकर से बाहर आकर एक स्पैन दे दें। स्पैन के टैग का आपको पता है, आप बगैर स्पैन के भी दे सकते हैं, लेकिन सम टाइम हो सकता है कि मुझे सिर्फ ये ईमेल वाला लेबल सेलेक्ट करना पड़ जाए, इसको कोई स्टाइल देना पड़ जाए। तो उस केस में आप नॉर्मल HLI के अंदर नॉर्मल ही रखेंगे तो फिर तो एक्सेस करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या रखा, स्पैन में रखा। इसी तरह आप इस फ़ोन को उठाएं और यहाँ आके स्पैन में रखें दिस, और अब आप यहाँ जाके वापस रिफ्रेश करें तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लिंक बन चुके हैं और ईमेल और फ़ोन जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान स्पेसिंग भी होगी, तो स्पेसिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, आई एम ऑलरेडी इनसाइड, यहाँ इसको आप सेलेक्ट करें और आप LI में जाके एंकर को सेलेक्ट करें और इसको आप दे दें पैडिंग। अब जो मैंने पैडिंग रिमूव की थी ना पेरेंट की, वो इसलिए रिमूव की थी कि आप कोशिश करें कि सबसे इनर एलिमेंट को पैडिंग दें। जब वो एक्सपैंड होगा तो उसका पेरेंट ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट बेसिकली अगर उसको हाइट फिक्स ना मिली हो तो वो किसकी हाइट उठाता है, जो भी उसके चाइल्ड को हाइट दी होती है या जो उसके कंटेंट को हाइट दी होती है।
तो मैंने पेरेंट से पैडिंग हटाई। अब अगर मैं एंकर को पैडिंग दूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आपने मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि पैडिंग टॉप बॉटम दे दो 12 पिक्सल, फिलहाल मैं सिर्फ 12 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि अब देख रहे हैं पैडिंग क्रिएट हो गई है। मैंने कहा जी पैडिंग 12 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो उसने क्या किया, पैडिंग राइट लेफ्ट से तो ले ली, टॉप बॉटम से नहीं ली, ये प्रॉब्लम है। ग्रेट। एंकर इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट कोई भी हाइट की प्रॉपर्टी, तो हल क्या है, इनलाइन ब्लॉक कर दे, ठीक है। ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते, ब्लॉक करेंगे तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो सारे के सारे एंकर जो है वो लाइन ब्रेक कर देंगे। तो हमें लाइन ब्रेक भी नहीं करना और हमें हाइट भी उसे पिक करवानी है, तो हम इसे क्या कर देंगे जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने जब आपको कहा था कि आपने परेशान नहीं होना कि आपको ये डिसीजन करने में मुश्किल होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगा कहाँ अप्लाई करनी है, खुद बहुत सिचुएशन बताएगी कौन सी अप्लाई करनी है। क्यों, हल क्या है कि हमने पैडिंग इसको देनी है, पैडिंग दी तो पैडिंग टॉप बॉटम उठाई नहीं, एक प्रॉब्लम। दूसरा, उसको हल को रिजॉल्व करने के लिए कि हाइट की प्रॉपर्टी उठाए, क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम बन जाएगा कि वो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो आखिरी हल क्या बचा है, इनलाइन ब्लॉक दे दें, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशंस खुद बहुत आपको वो पिक करके देगा। तो अब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे कंटेंट्स ने सारे कंटेंट ने पैडिंग उठाई, और वो सारी पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से भी होगी और लेफ्ट साइड राइट से भी होगी। अब मुझे टॉप बॉटम से थोड़ी सी कम चाहिए, ये जस्ट बताने के लिए किया था। तो मैं टॉप बॉटम पे देता हूँ जी 6 पिक्सल्स, बिकॉज मैं फॉलो करता हूँ डिज़ाइन की जो इसकी ओवरऑल स्ट्रिप की हाइट है ना वो। अब एक और प्रॉब्लम हो, ये देखें कि ये चीज़ें अलाइंड नहीं है हॉरिजेंटली, तो हमने जस्टिफाई कंटेंट कर लिया, लेकिन वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, जिसको हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया, बल्कि उसके भी बाद कॉन्टैक्ट डिटेल किसकी क्लास है, यूएल की क्लास है। और ये जो आइटम्स हैं ये भी एल आई है, ये भी एल आई है, ये भी एल आई है और ये भी एल आई है। तो ये बेसिकली एल आई का पेरेंट कौन है, यूएल है। तो हमने यूएल को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, तो हम अलाइन आइटम किसको देंगे, यूएल को, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल किसकी क्लास है, यूएल की क्लास है। तो मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स करके इसे सेंटर करता हूँ, तो आई होप दैट इशू शुड ऑल्सो फिक्स, ठीक। अब ये जो आइकन्स हैं इनको मैंने लास्ट टाइम आपको रीसाइज करना बताया था, लेकिन शायद हमने इन आइकन्स को रीसाइज किया नहीं था, या किया था पता नहीं, यार छोटे कर दिए, तो हम इनको बड़े भी कर सकते हैं, या इनफैक्ट इनकी यहाँ पे हम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 8 पिक्सल से लेट्स सी 12 पिक्सल, ताकि वो जो थोड़े से रीडेबल हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ एडिशनल बतानी है जो इससे पहले नहीं बताई, जब भी किसी भी वेब पेज पे फ़ोन नंबर या ईमेल आए तो फ़ोन नंबर भी क्लिकेबल होना चाहिए और ईमेल भी क्लिकेबल होना चाहिए, और क्लिक होने पे इन पे कोई एक्शन भी परफॉर्म होनी चाहिए। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है, जब भी आप किसी प्रोफेशनल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जब आप फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं तो डायलर ओपन हो जाता है, और जब आप ईमेल पे क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ईमेल की ऐप ओपन हो जाती है। आपको शायद पता है या नहीं पता कि आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ईमेल ऐप होती है आउटलुक, ठीक, और आपके मोबाइल में तो होती ही होती है। अगर कोई बंदा वेबसाइट मोबाइल पे खोले तो वो क्लिक करेगा तो जीमेल या जो भी कन्फिगर्ड होगी डिफ़ॉल्ट मोबाइल की डिवाइस उस पर पिक हो जाएगी। ये काम कैसे होगा, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं जब फ़ोन नंबर पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, डायलर ओपन हो जाए। डायलर क्या होता है पता है, ये डायलर होता है, ये डायलर स्क्रीन होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये कोई बंदा ये मेरी वेबसाइट मोबाइल पे खोले, जो ही इस मोबाइल नंबर पे क्लिक हो तो फ़ौरन मेरे मोबाइल से क्या पिक हो जाए, डायलर पिक हो जाए, और सिस्टम पे भी डायलर पिक हो सकता है। वो कैसे मुमकिन होगा, लेट्स सी, जिनको समझ नहीं आई अभी देख के समझ आ जाएगी। आप जब भी फ़ोन नंबर होना तो या आप ये पूरा फ़ोन नंबर लिखें +92 के साथ। इवन जो एंकर टैग के बीच में टेक्स्ट होता है ना, ये तो दिखाने के लिए होता है। असल चीज़ ये पूरा नंबर आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना कहाँ, जहाँ href है ना वहाँ पे लिखें TEL, टेल कॉलन, और ये पूरा फ़ोन नंबर पेस्ट कर दें। क्लियर। अब ये जो फ़ोन नंबर है ना ये दिखाने के लिए, अगर पाकिस्तानी फ़ोन नंबर है तो आपको पाकिस्तानी वे में दिखाना है तो आप इसी तरह दिखा दें, बेशक कोई मसला नहीं है। और लेकिन बैकएंड पे आप जो इस टेल में लिखेंगे ना href में, वो पूरा विद इंटरनेशनल कोड लिखेंगे। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो कैन यू सी इट, वो मुझे कह रहा है मेक अ कॉल फ्रॉम, कि आपका यानी मेरा मोबाइल इसके साथ कनेक्टेड है, उसका मॉडल बता रहा है कि आप इस पर क्लिक करें तो कॉल आपके मोबाइल के थ्रू चली जाएगी, अदरवाइज आप पिक एन ऐप यानी कोई डिफरेंट ऐप आपने सिस्टम में कन्फिगर की हुई है तो आप उसके जरिए कॉल करें, तो ये डायलर ओपन हो जाता है। अब चूंकि सिस्टम में तो उस तरह से वो सीन नहीं है ना, लेकिन अगर यही वेबसाइट जब मैं मोबाइल पर खोलूंगा ना तो मोबाइल पर इस नंबर पर क्लिक करूंगा तो फौरन ये डायलर ओपन हो जाएगा जो आपको भी दिखाया। क्लियर। तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करें किसी भी मोबाइल ऐप पे, किसी भी वेब ऐप पे, तो आप कोशिश करें कि वो नंबर क्या हो, क्लिकेबल हो, और उसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर डायल होना चाहिए।
सेम इसी तरह अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूं तो ईमेल पे क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट ईमेल ऐप ओपन होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी ईमेल एड्रेस है आपका वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी उसकी शक्ल ऐसी होती है ना वैलिड, तो आप इसी href में दोबारा जाएं और इस पर लिखें मेल टू, और मेल टू के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद वो ईमेल एड्रेस पेस्ट कर दें। अब अगर आप यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करें तो ये बिल्कुल छोटा सा हिंट था आपके लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप ईमेलिंग के लिए कॉन्फ़िगर होगी वो ओपन हो जाएगी। अगर कोई कॉन्फ़िगर नहीं, इस पर कोई कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये पूछेगा कि यार आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो किसके ज़रिए करना चाहते हैं। आउटलुक, आप में से अगर किसी को पता है तो आउटलुक का पर्पज़ ईमेल सेंडिंग होता है, ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए आउटलुक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन अगर स्टिल आप ब्राउज़र में जाना चाहते हैं, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की मेलिंग ऐप है, फर्स्ट टाइम ये इसलिए पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ ना ऑलवेज यूज दिस ऐप, तो दोबारा ये पॉपअप पे नहीं पूछेगा, दोबारा हमेशा यही ऐप ओपन करेगा। इसमें मैं क्लिक कर दूँ, ओके कर दूँ, तो ये मोबाइल ऐप, ये ईमेल सेंड करने के लिए ईमेल ऐप खुल जाएगी। बहरहाल ये क्या है, चक्कर है क्या नहीं है, आपको समझ बाद में आएगी, लेकिन आपने हमेशा जब भी ईमेल या फ़ोन नंबर ऐड करना है तो फ़ोन नंबर के लिए टेल, ताकि डिफ़ॉल्ट डायलर ओपन हो जाए, और ईमेल के लिए ईमेल की डिफ़ॉल्ट ऐप, सॉरी हाँ लोकेशन के लिए फिर आप मैप पे रीडायरेक्ट करते हैं उसको। यानी अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे कोई लोकेशन या एड्रेस लिखा होता तो उसको भी क्लिकेबल बनाना है, और उसको क्लिकेबल बनाने के लिए उसके लिए आपने उसके अगेंस्ट मैप एड्रेस ओपन करना है। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ, अगर आप इजाज़त दें तो। मैंने आपको कहा छोटा छोटे मतलब हल्का हल्की चीज़ें इंजेक्ट करता जाऊँगा बीच में, जो नहीं आती जाएंगी, ताकि आप ज़रा प्रोफेशनल। मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे एक और ULI है, एक और LI है, और इस LI में मैं देता हूँ जी एड्रेस, और इस एड्रेस पे यहाँ पे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल सदर रावलपिंडी। ठीक है, अब डिज़ाइन में दिखाने के लिए मैंने उसे सदर रावलपिंडी लिखा है, तो सदर रावलपिंडी एम्बिगुअस है ना, सदर तो इतना बड़ा है भाई, सदर रावलपिंडी, सदर में केड़ी जगह, तो इसलिए जब आप एड्रेस लिखा जाता है तो आप इसके क्लिक पे क्या ओपन कराते हैं, लेट मी शो यू। आप यहाँ पे गूगल मैप पे जाएं, और गूगल मैप पे जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी को मैं सुपरटेक का एड्रेस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सुपरटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये आ गया मेरा एड्रेस। ठीक है, अगर लेट सपोज आपको मैप रीड करना आता है तो ये देखें, ये आपका वो प्रॉपर वो क्या कहते हैं GPO चौक है, और यहाँ से ऊपर हैदर रोड पे है, तो यहाँ पे हमारा ये इंस्टीट्यूट है जिसके कोने में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी है और वगैरह वगैरह। तो आप इसको क्या करें यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखें एक्सक्यूज मी, इसने सुपरटेक की सारी डिटेल दे दी। आप सिंपली क्विकली शेयर पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन देगा, एक सेंड अ लिंक, दूसरा एम्बेड अ मैप। ठीक, तो अब आपने यूज़र को दो काम है, एम्बेड अ मैप उस वक्त यूज़ होता है जब आप इस पूरे के पूरे मैप को आप अपने वेब पेज के अंदर शो करना चाहें। ठीक, ये दिखाऊंगा बाद में कभी कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन करते हुए। फिलहाल आप क्या करें, सेंड अ लिंक जहाँ पे है, इसके इस पूरे लिंक को कॉपी कर लें, कॉपी लिंक, और इस कॉपी लिंक को उठा के जैसे मैंने बाकियों के केस में href में लिखा ना, इसके href में आप एज इट इज़ ये लिंक डाल दें। क्लियर होगी बात। अब अगर आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, मैप खुलेगा, लेकिन मैं उसको ज़रा और तरीके से बताऊंगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि इट इज़ रीडायरेक्टिंग टू द मैप। अब कोई भी बंदा जिसने हमारी वेबसाइट विजिट की और वेबसाइट विजिट करके उसको हमारा बिजनेस या उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी और हमें विजिट करना चाहता है इंस्टीट्यूट में और उसको एड्रेस नहीं पता, तो उसको कॉल करके एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वेबसाइट के उसी बटन पे क्लिक करेगा, उसको सामने मैप शो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये समझ आ गई सबको। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैप है ना, ये मेरी इसी विंडो में खुल गया तो मेरी वेबसाइट तो गई। ठीक है, तो कभी भी आप कस्टमर को, यानी आपकी वेबसाइट पे कौन आएगा, क्लाइंट या कस्टमर आएगा ना, तो कभी भी कस्टमर को अपनी वेबसाइट से रीडायरेक्ट करके दूसरी वेबसाइट पे अगर ले जाना हो तो कोशिश करें कि सेम विंडो में ना जाएं, ताकि आपकी वेबसाइट गायब ना हो। अब चूंकि जो कस्टमर या क्लाइंट होते हैं ना वो लेमैन होते हैं, अब वो कहेंगे यार वो किधर गई वेबसाइट जिसको मैं देख रहा था, वो तो गायब ही हो गई। ठीक है, इट हैपन्स ऑफन। तो आप क्या करें, हमेशा आप इसके क्लिक पे ये मैप सेपरेट टैब में खोलें, सेम टैब में ना खोलें। यानी आप ये चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करूं तो यहाँ सेपरेट टैब हो जाए और मैप उधर शो हो, इधर ना शो, ये वेबसाइट एज इट इज ओपन रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, ये जब भी एंकर टैग में किसी और पेज को, किसी और इमेज को, किसी और वीडियो को, किसी और ऑडियो को, किसी भी चीज़ को एंकर के साथ लिंक किया और आप चाहते हैं कि वो सेम विंडो में ना खुले बल्कि सेपरेट विंडो में खुले, तो उसके लिए सिंपली एंकर का एक एट्रीब्यूट है विच इज़ टारगेट, और टारगेट दे दें आप ब्लैंक। ठीक, अब जब टारगेट ब्लैंक देंगे
फिर यहाँ आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो टैब आपका उधर ही ओपन है, इसने मैप जो है वो सेपरेट विंडो में ओपन कर ली। ठीक, ये छोटी छोटी चंद बातें थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, तो इनके लिए हमें अलग से वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप इनको डेकोरेट कर लें और उसकी डेकोरेशन आप ये देखें कि इनके जो टेक्स्ट डेकोरेशन है अंडरलाइन वो भी नहीं है और इनका जो टेक्स्ट है वो भी क्या है, वाइट है। सो लेट मी रिमूव दिस एड्रेस पार्ट, या लिखा रहे, ये एक एडिशनल चीज़ है। तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद एंकर टैग में आएँ और एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या करती है, बेसिकली आपकी सारी अंडरलाइंस रिमूव कर देगी। ठीक है, और फिर मैं अगर इसको कहूँ कलर इज़ गोइंग टू बी वाइट, तो दैट्स लाइक वाइट। ठीक, अब कलर वाइट होगा तो इसलिए मैंने एड्रेस, फ़ोन और ईमेल को स्पैन में रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने किसको टारगेट करके कलर वाइट दिए, एंकर को। ये तो एंकर में नहीं है और उनको एंकर में रखना मकसूद भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसी को कॉपी करूँगा, कॉमा पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके LI के अंदर किसको टारगेट करूँगा, SPAN स्पैन। आपको पता है ना, कॉमा से आप दो डिफरेंट सेलेक्टर्स को कर सकते हैं अगर सेम स्टाइल देने हो आपको। अगर आप यहाँ पे ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप ये ना करना चाहें तो आप इसको उठा के सेपरेटली लिख दें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं और इसमें सिर्फ क्या दे दें आप, कलर दैट्स गोइंग टू बी वाइट, और ये जो ईमेल और फ़ोन और एड्रेस यानी जो लेबल्स हैं इनको क्या कर दें, थोड़ा सा बोल्ड कर दें मजीद, फॉन्ट वेट दैट इज गोइंग टू बी बोल्ड। ठीक, अब हम इससे नीचे आते हैं थोड़ा सा, और अच्छा अब एक और काम है, और वो काम ये है कि हमारे पास अगर डिज़ाइन अच्छा है पड़ा हुआ है, किधर गया वो? ये देख रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर के बाद एक लाइन है, आइकन से पहले और इनके बाद। ये लाइन कैसे लगनी चाहिए वैसे आपके ख्याल? सूडो क्लास बॉर्डर, सॉरी LI एक और इंट्रोड्यूस करके उसमें पाइप लगा दें, ये भी ठीक है। और कोई हल? वैसे मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल सोल्यूशन सूडो क्लास है। वैसे आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, वो हो जाएगा उसी तरह। इनका कहना यह है जी कि आप एक और LI बना के, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी आखिरी हद तक वो ना करें, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स HTML में डालने से गुरेज करें। जितना काम पॉसिबल हो सके एलिमेंट्स नए डालने बगैर, HTML को मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो किए बगैर वो कर सकते हैं, वो करें। तो मैं यहाँ पे सॉरी तीनों एक LI में डाल दूँ, कैसे मतलब? आपके ख्याल में ये अलग अलग होने चाहिए? अच्छा, इसकी एक रीज़न है, नॉर्मली पता है कि यूज़र इंटरफेस के साथ आपको ना यूज़र एक्सपीरियंस का भी थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। ये जो जब स्लैश लिखा होता है ना, तो इसका मतलब कभी भी सेपरेट नहीं होता। स्लैश का मतलब क्या होता है, या दिस और दिस, इसलिए ये एक LI में रखें। अब आप कहेंगे जी कि इसी पे क्लिक करने पे साइन अप और लॉगिन पेज दोनों कैसे ओपन होंगे, क्योंकि साइन इन का पेज अलग होता है और लॉगिन का पेज अलग होता है। तो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस पर क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उस डायलॉग बॉक्स पे डायलॉग बॉक्स पे बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन का पेज होगा और नीचे बटन बना होगा जी क्लिक टू गो टू द लॉगिन पेज। जब उस पर क्लिक करेगा तो वो साइन अप पेज पे, लॉगिन पेज पे उस तरह चेंज करेगा। इसलिए ये एक ही में रखें। और ये जब स्लैश लिखा है तो स्लैश बता रहा है कि ये दो डिफरेंट नहीं है। अगर ये बीच में स्लैश ना होता फिर ये दोनों सेपरेट होते। बीच में स्लैश का मतलब ये एक ही है और इसके क्लिक पे पॉपअप बॉक्स खुलेगा और उस पर दोनों चीज़ों का ऑप्शन दिया होगा। 12 तो पहला जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन उन्होंने बताया जी कि आपने सिंपली एक वो कर लिया, ये कर लिया, क्या कहते हैं उसे, पाइप सिंबल ऐड कर लिया एक नई UL के साथ। ठीक है, तो हम अगर इसको ये भी ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आई बिलीव कि आप कर लेंगे, मैं बिकॉज आगे जाके अगले फोकस कर लूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर LIs और LIs का फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड को बॉर्डर राइट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेट मी डू दैट। ये कॉन्टैक्ट डिटेल और इसके अंदर ये LI, ठीक है। और मैंने क्या करना है,
मैंने LI के भी अंदर जाना है एंकर में, और इसके अंदर भी जाके, या इसी को कह लें फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मेरा इस UL का ये फर्स्ट चाइल्ड है ना, लॉगिन और साइन अप। इसको मैं क्या दे देता हूँ जाके, बॉर्डर राइट टू पिक्सल सॉलिड। 3 प्रॉपर्टीज इकट्ठी हम दे सकते हैं बॉर्डर की। 2 पिक्सल का मतलब उसकी थिकनेस, सॉलिड का मतलब बॉर्डर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सॉलिड का मतलब पूरी प्रॉपर सॉलिड लाइन, वैसे डैश्ड भी होता है और 4-5 और वेरिएशंस भी होती हैं, ठीक है। और कलर वाइट हो या जो भी हो, व्हाट्सएवर। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो इट गिव्स मी द सेम इफेक्ट, बॉर्डर राइट, ठीक है। अब आप इसको पैडिंग या मार्जिन शार्जिन हटा के तो सिंपल ये काम कर सकते हैं, और वो काम ज़्यादा सूटेबल है कि आप कैसे क्या करें। हमेशा ये अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे आप, जब इस तरह के छोटे मोटे इफेक्ट्स होना, तो बजाय बार बार CSS में जाके उसको अप्लाई करने के डिफरेंट कलर्स, आप इसको यहीं पे देख लिया करें, ठीक। सो डिड यू सी व्हाट आई एम सीइंग? मैं करना क्या चाहता हूँ पता है कि बॉक्स मॉडल में पहले पैडिंग होती है और बाद में क्या होता है, बॉर्डर होता है। अब नॉर्मली ये प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए बता रहा हूँ। मैंने पहले चाइल्ड को एक्सेस करके बॉर्डर राइट क्यों दिया था, क्योंकि पैडिंग के बाद बॉर्डर आएगा, तो वो जो बीच में गैप चाहिए उसके लिए मुझे एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर मैं दूसरे चाइल्ड को बॉर्डर लेफ्ट देता तो वो पैडिंग से बाद ही आता। ये प्रॉब्लम ये है कि ये पहले चाइल्ड की पैडिंग राइट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैडिंग लेफ्ट राइट किसको दी है मैंने, एंकर को दी है। तो ये जो पहला काम है लॉगिन और साइन अप, ये एंकर में है ही नहीं। अब जो थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा कि जी लॉगिन और साइन अप अलग अलग नहीं होने चाहिए, मैंने कहा एक ही होने चाहिए, और इनके क्लिक पे एक पॉपअप ओपन होना चाहिए। तो क्या मुझे लॉगिन और साइन अप को भी क्लिकेबल नहीं बनाना चाहिए? और क्लिकेबल बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एंकर के अंदर रखना पड़ेगा। जब मैं उसको एंकर के अंदर रखूंगा तो एंकर को ऑलरेडी पैडिंग लेफ्ट राइट मिली हुई है, तो ये जो मैंने बॉर्डर राइट दिया ना, वो ऑलरेडी स्पेस आ जाएगी उसके अंदर। अगर मैं इस पर्टिकुलर एंकर को क्या कर दूं, इस पर्टिकुलर लॉगिन और साइन अप को क्या कर दूं, एंकर के अंदर रख दूं। राइट नाउ ये देख रहे हैं लॉगिन और साइन अप एंकर से बाहर है, पता नहीं गलती से हुए या जानबूझ के हुए, पर एंकर से बाहर रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। यस, लॉगिन एंड साइन अप दे आर नॉट इनसाइड द एंकर टैग। तो जब कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप एटलीस्ट उसको एक दफा इन्वेस्टिगेट जरूर कर लिया करें। अब क्या प्रॉब्लम आया पता है? अब प्रॉब्लम ये आया कि चलें उस साइज को तो हम देख लेंगे बाद में। प्रॉब्लम यह है कि मैंने जेनेरिकली टारगेट किया था कि UL के अंदर जो LI है उसका जो पहला चाइल्ड है, तो UL के अंदर तो दोनों, मतलब जो जेनेरिक है ये भी UL है और ये भी UL है, तो इसका भी पहला चाइल्ड उसके बॉर्डर पे राइट दे दिया, इसका पहला चाइल्ड उसके भी बॉर्डर को क्या कर दिया, उसने राइट कर दिया। इसके बहुत सारे हल हैं। सीधा साधा हल ये है कि आप सिंपली उसको एक क्लास दे दें, एडिशनल क्लास दे दें, और उस एडिशनल क्लास यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एडिशनल क्लास दे के उसका बॉर्डर जो है वो राइट दे दें, ठीक। इसको अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये टॉप और बॉटम से फुल विड्थ हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों है भाई? क्योंकि देखें जो बॉर्डर है वो तो पूरे बॉक्स को मिलना है ना, तो पूरा बॉक्स का मतलब इसकी जो आपकी अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करें तो पूरा बॉक्स नजर आ रहा है। उसकी हाइट किसके साथ मैच कर रही है? पेरेंट के साथ मैच कर रही है, विच इज आई मीन जो ग्रीन स्ट्रिप है वो। तो इसलिए उसने बॉर्डर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका हल ये दोबारा वही काम कि आप अब मजबूरी है कि आपने उसको भी क्या करना है, श्रिंक करना है। तो अगर मैं एंकर को जो पैडिंग दी हुई है उसको हटा के जाके पेरेंट को पैडिंग दे दूं, तो पेरेंट यानी ये जो पेरेंट पूरा बॉक्स है ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अगर मैं इस ग्रीन स्ट्रिप को यानी लेट मी डू दैट, पेरेंट कौन है इसका,
जिसको कलर मिला हुआ है, अगर मैं इसको पैडिंग दे दूं सिर्फ टॉप बॉटम 12 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट फिलहाल 0 दे दूं, तो अब देख रहे हैं कि अगर मैं ये पैडिंग टॉप पेरेंट को दे दूं तो ये जो बॉक्स जिसमें सिर्फ ये एक इंडिविजुअल LI रैप हुआ है ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि पैडिंग में किसकी वजह से श्रिंक हो जाएगा, पेरेंट की वजह से। तो दो हल हैं, एक हल तो ये है कि आप आधी आधी पैडिंग दें, आधी पैडिंग पेरेंट को दे दें और आधी किसको दे दें, चाइल्ड को दे दें जिसको है। तो हम ये काम करके भी देखते हैं कि हम पेरेंट की पैडिंग को इतना कर लेते हैं और जो इसके चाइल्ड की पैडिंग्स हैं यहाँ पे ये कर लेते हैं। समझ आ गई बात? तो अब आपके पास एग्जैक्टली वो सिचुएशन बनी। अच्छा, ये इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट भी किए हैं और प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस भी बताए हैं कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपने उनको रीएडजस्ट इस तरह से करना है। दोनों ये तीनों चीज़ों को माइंड में रखना है कि चाइल्ड के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, पेरेंट के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, उसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई है? अब ये काम तो कर लेंगे ना, इन दोनों इसमें से हटाना है, क्लास दे दें, दो को डिफरेंट क्लास दे दें, या एक ही यूएल को दो क्लासेस दे सकते हैं आप। ये तो आपको पता है ना कि नहीं पता? अच्छा, अगर मैं वो भी क्रिएट करके दिखाऊं, पहले ये कर देता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट को जाके ये वाली प्रॉपर्टी देनी है, वेयर इज माई पेरेंट, लाइक दिस, और जो चाइल्ड है उसको मैंने कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, ये उठानी है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल LIA, कॉन्टैक्ट डिटेल LIA, और इसको मैंने ये देनी दिस। अब मैं चाह रहा हूं जी कि ये जो बॉर्डर राइट है ये सिर्फ सेकंड वाली यूएल को मिले, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली यूएल पे आऊंगा, सेकंड वाली यूएल के साथ ऑलरेडी ये क्लास है, ठीक, इसको मैं यहां पे साइड में दूसरी क्लास दे दूंगा, सोशल आइकॉन्स, ठीक, और ये वाली क्लास उठा के जिसको मैं सूडो दे रहा हूं ना, सूडो फर्स्ट चाइल्ड इसको दे रहा हूं ना, तो मैं बजाय इसको जेनेरिक क्लास से टारगेट करने के जो सेकंड क्लास दी है उसको ये टारगेट करूंगा। क्लियर? तो अब ये किसको एक्सेस करेगा, सोशल आइकन्स, विच इन दिस केस इज ओनली द सेकंड यूएल, और उसके LI में जाएगा और उसके फर्स्ट चाइल्ड को बॉर्डर राइट दे देगा। तो ये वाला जो बॉर्डर राइट है ना यहाँ पे लगा हुआ फर्स्ट में, ये हट जाएगा। क्लियर? एंड देयर मे बी मेनी अदर अप्रोचेस टू डू द सेम, दिस वन इज आई थिंक द सिंपलेस्ट वन जिससे मैंने, तो ये कहने को तो आपने सिर्फ टॉप बार सीखी है, लेकिन अंदरूनी खाना बहुत कुछ सीख चुके हैं, बारीकियां। एनीवेज, अब हम स्ट्रेट अवे आगे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। तो हमने अगला पोर्शन डिजाइन करना है विच इज दिस वन। इसमें भी आपको बड़े मजे की चीजें पता लगेंगी जो इससे पहले शायद आपने फेस नहीं की। तो सबसे पहले मुझे चाहिए इमेज, तो मैं जाता हूं जी, सॉरी, ऑलराइट, दिस वेरी सिंपल है, देख लेते हैं। पहले हम इंडेक्स पे आ ही चुके हैं तो ले लेते हैं इमेज। मुझे क्या चाहिए जी, ये इमेज क्या क्यूरी करूं ऐसे, इसके लिए सजेशन, यस, हाउस। आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्यूरी करना भी एक फन है बेसिकली। अच्छा, हाउस इंटीरियर से मुझे चाहिए साइज कितना, 1920, हाइट वाइज आप कोई भी गेस कर लें। अभी गेस इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको डिजाइन मिलता है तो आपको बताया गया होता है कि इस जो इमेज है उसका साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है, ठीक है। सॉरी 650, चलें 6 हो गया, कोई इशू नहीं। सो कोशिश करें कि इस इमेज के करीब तरीन लें, लेफ्ट पे मतलब राइट पे सोफ़ा, लेफ्ट पे ये कोई दरख्त शरख्त, तो अगर मिल जाए करीब तरीन तो ये कुछ करीब मिल रहा है, राइट पे सोफ़ा। गूगल लेंस से भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। गूगल लेंस का पता है किसी को क्या फीचर? गूगल लेंस एक फीचर है गूगल का जिसमें आप इमेज अपलोड करें तो वो सिमिलर इमेजेस को फाइंड करके देता है, ठीक है। अभी हमारे पास आई मीन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हम लेआउट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं बता तो चुका हूँ कि जी कैसे क्या चीज़ कहाँ से कब लेनी है। एसेट्स, इमेजेस, इसे क्या नाम दूँ जी? हीरो इमेज, ठीक है। या मैं इसे क्या कहूँगा?
होम हीरो, क्योंकि इनर पेजेस पे भी तो हीरो हो सकता है, तो होम हीरो इमेज कहूँगा या होम हीरो कहूँगा, ठीक है। ये नाम भी आपसे पूछने का मकसद जस्ट आपकी रिवीजन करवानी। मैं इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके दो डिसीजंस हैं। मुझे ये हीरो सेक्शन हेडर के अंदर, ये पहले डिबेट हो चुकी है कि आप इसे हेडर के अंदर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने इनर पेजेस पे इसको रेप्लिकेट करना या नहीं करना। आप इसे सेपरेट सेक्शन में भी बना सकते हैं और आप इसे मेन के अंदर भी एक सेक्शन बना के रख सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं फिलहाल इसको यहीं पे सेक्शन बना रहा हूँ मेन के अंदर, और इसे क्या कहूँगा जी, होम हीरो रैपर दिस। इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, सिंपली स्ट्रेट अवे एक इमेज चाहिए, फिगर कह लें अगर आपको इसका, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक इमेज, और इस इमेज के अंदर मुझे दिस नॉट CSS इमेज। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की ना, या जिनसे सही नहीं बनी, तो उनको मैं कहूँगा कि आज जाके डेली टारगेट रख रखेंगे, आज जाके सिर्फ आपने टॉप नेव बार बनानी है, लेकिन सारी प्रोफेशनल अप्रोचेस जो मैंने बताई हैं वो यूज़ करके बनानी है। बेशक एक पूरे दिन में 24 घंटों में आपसे सिर्फ, आपको बेशक कोई देख के कहा यार 24 घंटे हो गए सिर्फ ये बनाया, लेकिन आपको पता है कि इंटरनली आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें। एनीवेज, मैंने ये बना दिया। अब इसकी जो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इमेज मेरा 1920 है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन उतनी है नहीं, तो इमेज क्या हो जाएगा, स्क्रीन से आउट हो जाएगा, ठीक है। जब स्क्रीन से आउट होगा तो ऑब्वियसली आपकी स्क्रॉल बार आ जाएगी, तो अब आपने इसको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले होम हीरो सेक्शन के पास जाएंगे, इसके अंदर आपका फिगर नाम का टैग नेम है और उसके अंदर आपका इमेज का टैग नेम है, तो इसको आप क्या देंगे, मैक्स विड्थ 100% दे देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दैट्स ऑल द वे सेम, बिल्कुल दे सकते हैं। एस्पेक्ट रेशो की ना जो कहाँ यूज़ करनी है, इसकी भी एक ये तो पता ना एस्पेक्ट रेशो क्या होती है, कहाँ यूज़ करनी है उसका भी एक रीज़न बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा इंटेंशनली। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, ओवरले करना है। आपके ख्याल में बेस्ट तरीका क्या है ओवरले करने का, जिन्होंने बनाया वो बताएं। सॉरी नहीं, ग्रेडियंट को छोड़े ना, मैं सिर्फ ऊपर जो ओवरले है ना, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक ट्रांसपेरेंट, उसकी अप्रोच पूछ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। किसको किसको, फिगर को बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अच्छा एक बात याद रखें, ओपेसिटी के साथ कभी नहीं खेलेंगे आप, डंडे पड़ेंगे ठीक है। ओपेसिटी कंटेंट को डिम कर देता है। अच्छा, और मुझे इससे भी जरा ऑप्टिमाइज आंसर चाहिए। एक डिव लेंगे, चलें ये भी अच्छा है, और इससे भी अच्छा कोई आंसर है, सारे अच्छे आंसर है, इस मैं बेस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अच्छा ये सारे काम करेंगे तो हम एक नया टैग इंट्रोड्यूस करेंगे ना, यानी या डिव देंगे या कुछ भी देंगे, तो क्या बिफोर आफ्टर किस मर्ज की दवा है, यानी बगैर टैग दिए बिफोर या आफ्टर की क्लास देके उसको पोजीशन देके उसको ओवरले कर दें, ओवरले भी आ जाएगा, नया टैग भी कोई नहीं आएगा, दोनों काम कर सकते हैं। ओपेसिटी क्यों यूज करें भाई, RGB है भाई, RGB है, ठीक। अच्छा ओपेसिटी का भी एक खास यूज केस है, पहले चलें वो बताएंगे कभी आपको, लेकिन कोशिश करेंगे ओपेसिटी इस तरह के सिनेरियोज में यूज ना करें, ठीक है। ओके, सो मैं सादा अप्रोच पहले बता रहा हूँ, फिर थोड़ी सी सियाणी अप्रोच बताऊंगा, मतलब आई मीन थोड़ी सी ऊपर की अप्रोच बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो सबसे पहले इस बच्चे ने बताया कि जी आप एक नई डिव बनाएं और अच्छा फिगर के अंदर बना दें या फिगर के बाहर बना दें। मैं करना क्या चाहता हूँ पहले ये सुन लें, दोनों सेम होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक डिव बनाऊँ, उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दूँ, चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दूँ और इनसेट 0 दूँ, तो वो पूरे पेरेंट को क्या कर ले, रैप कर ले। अगर मैं वो ये यहाँ बनाऊँ, आपके लिए केस में यहाँ बनाऊँ, तो फिर मुझे फिग को पोजीशन रिलेटिव दूंगा तो वही काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो फिर पोजीशन रिलेटिव किसको दूंगा, सेक्शन को दूंगा, तो वही काम हो जाएगा, ठीक। फिग कैप्शन इन कामों के लिए नहीं होता, फिग कैप्शन नाम से जाहिर है कि ये फिगर के कैप्शन के लिए यूज होता है। फिगर के कैप्शन का मतलब ये है कि आप किसी किताब में भी अगर कोई डायग्राम देखेंगे ना, बेसिकली ये सारी चीजें मोर और लेस इंटर रिलेटेड है। कभी भी किसी किताब में ऐसी कोई डायग्राम देखी है जिसके नीचे उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कैप्शन लिखा हुआ हो?
कभी आपने किसी किताब में तस्वीर देखी हो और नीचे उस तस्वीर के हल्का सा छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी व्हाट दिस पिक्चर इज अबाउट। मिसाल के तौर पर ताजमहल की पिक्चर होती है तो नीचे लिखा होता है ताजमहल लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज फिक कैप्शन। आपने कोई अगर साइंस की बुक लिखी हो तो कहीं आइंस्टाइन की तस्वीर बनी हो तो नीचे, या डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर बनी हो तो नीचे हल्का सा लिखा होता है डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक दैट। तो दैट इज द फिक कैप्शन एक्चुअली विच एक्सप्लेन्स द फिगर। तो जो आपकी बात है वो ठीक है, बिल्कुल हम लॉजिकली उसको कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? इट्स अगेन एन अप्रोच कि फिक कैप्शन का मकसद बेसिकली टू एक्सप्लेन द फिगर। ठीक है, अगर मुझे इस इमेज को एक्सप्लेन करना होता तो मैं क्या देता? फिक कैप्शन देता। ठीक है, दैट्स मोर लाइक, अक्सर ऐसा होता भी है, कार्ड्स के नीचे हम फिक कैप्शन में वो हेडिंग और वो डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। बहरहाल चले, खैर कहानी बहुत होगी, इसको हम देते हैं जी फिलहाल ओवरले। इस पोजीशन में आपको पहले प्रॉब्लम आए थे और आपको याद है एक या दो बंदों ने वो प्रॉब्लम पूछा था, तो मैंने कहा था ये प्रॉब्लम बताऊंगा जब मैं खुद बनूंगा। तो अभी ये प्रॉब्लम्स आएंगे पोजीशन अप्लाई करते वक्त। क्यों? पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी देते हैं किसी भी चीज़ को तो पोजीशन एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाती है। ठीक है सर, अब वो प्रॉब्लम्स आएंगे, जरा वो देखिएगा। पहले मैं क्या करूँगा, इस जाहिर है ओवरफ्लो को जब एब्सोल्यूट दूंगा तो इसका पेरेंट क्या होना चाहिए? रिलेटिव होना चाहिए ना। सो लाइक इसको मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव और फिर इसके अंदर जो ओवरले है दैट शुड बी पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि नज़र भी आए, और बैकग्राउंड कलर क्या देंगे? RGBA। बेटा कोशिश ज़्यादा करेंगे RGBA यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि RGBA में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है आपके हाथ में। 0.0.0 फॉर ब्लैक, 0.6 फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब भी नज़र नहीं आएगा तो आपको पता है क्यों नज़र नहीं आएगा। टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0, सारे के बजाय हम क्या दे देते हैं? इनसेट 0 दे देते हैं, तो अब नज़र आएगा। पहला प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी इमेज लगाएंगे तो आपको ये बिल्कुल बॉटम पे थोड़ा सा ये गैप नज़र आएगा। ठीक, नज़र आ रहा ही नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। जिसको नहीं आ रहा तो यू आर लकी इनफ, जिसको आ रहा है ना जिसको आ रहा है ना वो ये देखिएगा, जब भी आपको इमेज लगाएंगे तो इमेज के नीचे ये आपको तब फील होता है जब इमेज के नीचे कंटेंट हो। अभी कंटेंट नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये आ गया। तो अगर आपको ये चीज़ फील हो तो इसकी रीज़न तब पूछेगा जब आपको मसला आए। तो फिलहाल सिर्फ ये कह दें कि आप इमेज को टारगेट करें और इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक दे दें। ठीक, अब आपको जिसको मसला ही नहीं आया उसको सोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा, तो जिसको मसला आया जब तो फिर मेरे पास आइएगा कि हाँ जी मैंने जब इमेज लगाया और इमेज के ऊपर ओवरले लगाया तो नीचे एक छोटा सा गैप आ गया, तो उस गैप को ओवरकम करने के लिए हल बता दिए, रीज़न बाद में बताऊँगा। ये काम हो गया जी, हमारा ओवरले फैल गया। अब एक प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम क्यों आएगा? इसके ऊपर जो कंटेंट डालना है मैंने, ओवरले मैंने डिव तो वैसे ही बना ली ना, इस डिव के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ? कंटेंट बना लेता हूँ। और डिव का कंटेंट बेसिकली क्या है मेरे पास? ये मैं इसको कह दूं H2, इसको H1, इसको पैराग्राफ, ये दो एंकर टैग्स। तो ये पहले मैं बना लूं और ओवरले के अंदर मैं क्या करूंगा? ओवरले इनर या ओवरले कंटेंट, वॉट एवर यू लाइक इट। मुझे कहेंगे जी आपने ओवरले इनर क्यों बनाया? ताकि मैं इस पूरे कंटेंट को मूव करना है ना, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पैराग्राफ को अलग मूव करूँ, दो बटन्स को अलग मूव करूँ। तो मैंने इन सारों को क्या कर देना है? एक डिव में रैप करके, ताकि मैं उस डिव को मूव करूँ, सारी चीज़ें मूव हों। लेट मी शो यू हाउ। मैंने कहा जी पहले मैंने H3 किया, उसमें कुछ लॉरम 5 डाला, उसके अंदर मैंने फिर H1 और इसके अंदर मैंने लॉरम इप्सम 7 डाला, और इसके अंदर मैंने फिर P डाला, और P के अंदर मैंने कुछ भी ये कर दिया। और उसके बाद मुझे दो एंकर्स चाहिए, एंकर, और इन एंकर्स के अंदर क्या लिखा है जी? प्रॉपर्टीज और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, प्रॉपर्टीज और दैट्स गोइंग टू बी कॉन्टेक्ट अस। सॉरी ये नहीं है। अब मैं इस पूरी डिव को ना, जो इनर है, इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ वो सूतर लगाने के लिए, जस्ट इसका बिहेवियर नोट डाउन करने के लिए, बाद में मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो ओवरले जो इनर है, what is the name exactly?
ओवरले इनर को जस्ट मैं कुछ स्टाइल्स दूंगा, ओवरले के अंदर ओवरले इनर है और फिलहाल मैं इसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, आई मीन व्हाट इज डूइंग, और ये दे रहा हूँ मैं F00, ठीक है जी। सो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है और यही उसने किया, ठीक है। मुझे ये ब्लॉक लेवल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए इतनी लिमिट तक, ताकि देखें ना अगर वो फुल विड्थ जा रहा है तो कंटेंट बढ़ेगा तो ये आगे चला जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। तो मुझे उस कंटेंट को आगे नहीं लेके जाना बल्कि उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। लेट मी शो यू लाइक दिस। अब कंटेंट ज़्यादा हुआ तो ये क्या चला जाएगा, पूरी विड्थ पे चला जाएगा। मुझे पूरी विड्थ पे नहीं चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 50% विड्थ चाहिए। तो मैं इस पर्टिकुलर डिव को ओवरले इनर को विड्थ दे दूंगा व्हाट इट्स गोना बी 60% कह दें, ठीक। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो इससे भी कम कर लें। बाय द वे ये जो जब हम स्टाइल करेंगे तो फिर हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा, फिर हम विड्थ कम ज़्यादा कर लेंगे। अब अगला काम मुझे करना है कि ये जो चीज़ है ना ये भी कंटेनर में होनी चाहिए। ये जो रेड बॉक्स है ये क्या होना चाहिए, कंटेनर में होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल कंटेनर के साथ अलाइन कर रहा है इसका लेफ्ट साइड। तो आप कहेंगे जी बड़ा सिंपल है, और वाकई सिंपल है कि आप इस ओवरले इनर को उठाएं और क्या कर दें, कंटेनर में कर दें, ठीक। किधर गया, ठीक। अब आपको ये सेंटर में भी चाहिए टॉप से, तो आपको पता है क्या करना है, टॉप से 50% दे देंगे। तो हम जाके यहाँ पे करेंगे जिसको एब्सोल्यूट दिया है इसको हम कहेंगे जी टॉप, अच्छा इसको तो टॉप से 50% नहीं देंगे, क्यों, ये ओवरले है। किसको टॉप से 50% देंगे, ओवरले इनर को देंगे, ठीक है। तो ओवरले इनर को टॉप की प्रॉपर्टी देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। जब पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो इसकी इमीडिएट पेरेंट ओवरले तो वो भी एब्सोल्यूट है ना, तो ये भी एब्सोल्यूट है। तो ये एब्सोल्यूट किसको ढूंढेगा, अपने इमीडिएट रिलेटिव को ढूंढेगा। तो इसका इमीडिएट पेरेंट तो रिलेटिव नहीं है, तो फिर ये उससे बाहर वाले पेरेंट पे जाएगा, तो ये उसके मुताबिक खुद को क्या करेगा, पोजीशन करेगा। बाय द अब अगर मैंने इसको कर दिया जी पोजीशन एब्सोल्यूट, दो काम देखने हैं आपने। ये रेड बॉक्स अब एब्सोल्यूट है। जो चीज़ एब्सोल्यूट होती है वो दिखने में वहीं रुकी रहती है, लेकिन एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं होती। समझ आइए बात। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके आपको ज़रा दिखाऊं तो इनर फ्लो, ये जो ओवरले इनर है ना, ये अभी जितना इसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ ये हाईलाइट है, गॉट इट। अब अगर मैं इसको टॉप से 50% दूंगा तो ये टॉप से 50% यहां आ गया, ठीक। बाकी चीज़ आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट सिर्फ y पे -50%। हमारा टाइम ओवर हो गया, तो हम इसको कल यहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक। अच्छा, मैं आखिरी चीज़ जो बतानी है इसलिए मैं अभी 2-3 मिनट ले रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, किसी को मसला तो नहीं है। रेड कलर हटा देंगे, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, बाकी सारा काम हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट। गिटहब की बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी कमांड जहाँ तक मैंने पढ़ाई है वहाँ तक सारे अप टू डेट है ना। मैंने क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वैसे एक प्रॉब्लम आना था, जो आना चाहिए था वो नहीं आया लकीली आपके सामने जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो नहीं आया। तो खैर जब आएगा तब उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। हम इसे करते हैं जी गिट ऐड दिस। वो कह रहे हैं जी गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी गिट इनिट। जब एरर आए तो आप
सीधा सीधा उठा के ग्रुप में डालने से पहले उसको पढ़ लिया करें एक दफ़ा लाइन को, ठीक है। अक्सर लोग वही जब एरर आ गया ना तो उन्होंने शुक्र किया, हाँ बात मेरी जान छोड़ के चलो पा दो ग्रुप थे, तो उस एक दफ़ा पढ़ लिया करें। फिर गिट ऐड डॉट, ठीक, फिर गिट कमिट एम दिस, और फिर गिट पुश। अब ये क्या बता रहा है, ये क्या ये गिट हब से लिंक नहीं है। जब भी एरर आए ना, एरर नहीं है इनफैक्ट, कि गिट रिमोट ऐड, इसका मतलब है गिट हब से लिंक नहीं है, ठीक है। सो जस्ट जल्दी से यहाँ पे जाएंगे, गिट हब पे जाएंगे, और मैं अपनी गिट हब पे जाके इसको साइन इन करूँगा, तो ये मिन्नतें करवाएगा अभी थोड़ी सी। नई रेपो बनाएं, अगर आपने पहले से बनाई हुई तो इस चीज़ की दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस रेपो को क्लिक करें। अब मैं लाइव करना बता रहा हूँ, ये गौर से देखिएगा, वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है। यहाँ तक ये सारा काम हो गया ना, ये नहीं हुआ गिट मेन, लिंक भी हो गया, और आखिरी स्टेप वो वही कर दें, गिट पुश, ठीक। ये अगर इस तरह की वार्निंग दे, वैसे वो आप आखिरी कमांड दे देते तो वार्निंग ना देता। अब अगर कोई एरर नहीं आता तो ये सारा कुछ किधर चला गया, लाइव पब्लिश हो गया। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं। यहाँ से आगे क्या करना है आपको, ज़रा आप देखिएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो ये आ गया प्रोजेक्ट। अब मैंने इसको करना है लाइव इन अ सेंस के, ताकि उसके बाद आपको कोई भी फाइल जिप शिप करके दोबारा व्हाट्सएप और लिंक और ये सारा कुछ ना करना पड़े। जब आपको ये शो हो रहा हो ना, इंडेक्स की फाइल आपकी रूट पे होनी चाहिए, यानी किसी फोल्डर में नहीं होनी चाहिए, सब फोल्डर में नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप इस वक्त रेपो में रियल स्टेट जो रेपो अभी आपने क्रिएट की थी, इसको आप ओपन रखें और आप यहाँ से जाएं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट साइड पे आप थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे जाएं पेजेस में। पेजेस में जाके यहाँ पे ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आप कहें डिप्लॉयमेंट फ्रॉम अ ब्रांच, इसे आप सेलेक्ट करके ये एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ आप आए, ये नन लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप क्या करें, मेन, बाकी सब कुछ सेव ओके रहने दें, और सिर्फ ये काम करने के बाद आप क्या करें, सेव कर दें। मैं सेव करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी लाइव। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको, क्योंकि दोबारा था आगे। यहाँ पे थे आप रियल, जब आपने पुश करके सारा कुछ अपलोड कर दिया, सिर्फ मेक श्योर करना है इंडेक्स की फाइल आपकी रूट पे पड़ी हो। रूट पे पड़े यानी का मतलब किसी सब फोल्डर में ना हो। सेटिंग्स में, स्टेप 2 पेजेस में, स्टेप 3 यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करनी है मेन, स्टेप 4 सेव। जब आप ये सेव कर देंगे, सेव करने के फ़ौरन बाद एक्शंस में आएंगे तो ये पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। अच्छा, ये पाइपलाइन क्या होती है, ट्रिगर क्या होता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, लेकिन आप सिर्फ एक्शन में आके चेक कर सकते हैं प्रोग्रेस, यानी थोड़ा सा टाइम लेती है। ये नज़र आ रहा है आपको, यानी एक्शन में आके आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो ये वो कर रहा है लोडिंग सिंबल। इसका मतलब इट इज़ डूइंग समथिंग। इट विल टेक कपल ऑफ, आई मीन नॉट कपल ऑफ, 15 to 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो लेट्स बिल्ड इट, लेट्स वेट। ये जब ग्रीन हो जाएगा फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, ये जब ग्रीन होगा ये चलना शुरू हो जाएगा, ये जब तीनों ग्रीन टिक हो जाएंगे तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव पब्लिश। ये कोई मुश्किल काम है। ये देखें, ये टिक हो गया, इसका मतलब नो एरर। अब इसकी बारी है, ये विद इन अ मिनट ये काम तकरीबन हो जाएगा। और जब ये तीनों ग्रीन हो जाएं तो फिर आपको ये एक और चीज़ देगा, लेट्स सी। डन। अब आपने इसको, इसने आपको यूआरएल दे दी कि आपका प्रोजेक्ट इस यूआरएल पे लाइव हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊँगा तो
आपका प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है। अब आप ये यूँ समझें कि आपका पोर्टफोलियो है। आप किसी को भी अपनी वेबसाइट दिखाना चाहें तो सिंपली आप ये URL ओपन करेंगे और ये किसी को व्हाट्सएप में लिंक सेंड करेंगे, तो वो जब उस लिंक को क्लिक करेगा तो ये एज इट इज़ उसके उस पर, चाहे वो मोबाइल पे ओपन करे चाहे वो जिधर भी ओपन करे, ये वेबसाइट लाइव उसके मोबाइल पे। कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड, फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग है। वैसे इसके पैसे लगते हैं 5-6 हज़ार। वैसे अगर नॉर्मली आप लिंक, क्लियर हो गई बात। तो अब जब आपने नेक्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बनाना है तो लाइव करके मुझे क्या सेंड करना है, सिर्फ लिंक सेंड करना है। तो होगा क्या कि मैं अगर घर मोबाइल पे भी होगा तो मैं मोबाइल पे ओपन करके उसे क्लिक करूंगा, वो वहीं पे ओपन होगी, मुझे दिख जाएगा कि क्या मार्का मारा है आपने। अच्छा, अभी तक मैंने इन दोनों चीज़ों को, जितना सेक्शन हमने बनाया इनको रिस्पॉन्सिव नहीं किया, तो अभी जब मोबाइल पे खुलेंगे तो बड़ी डरावनी शक्ल आएगी इसकी। ठीक है, कल आगे जाने से पहले ये वाला ओवरले वाला सेक्शन कंप्लीट करके यहाँ तक इस सारे को क्या करेंगे, पहले रिस्पॉन्सिव करेंगे, ताकि मोबाइल पे, क्योंकि पहले तो मोबाइल पे देखना नहीं था ना किसी ने, अब जब आप लिंक सेंड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस देखने के कहाँ होंगे, मोबाइल में देखने के होंगे, और जब मोबाइल पे खोलूंगा तो उसका तो हुलिया ही बिगड़ा होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वी लुक इनटू द रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि जितना पोर्शन हम करें उसको डेली रिस्पॉन्सिव भी बनाएं और डेली हम जितनी भी चीज़ें चेक एंड बैलेंस रखें वो इस तरह से लाइव डिप्लॉय करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने कुछ चेंज किया, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया। अब ज़रा फ्लो देखिएगा, अभी तक मेरा ये वाला पैनल खाली है ना, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुई, ये मैंने सेव नहीं की। जो ही मैंने पैराग्राफ डिलीट कर दिया, मैंने इसे सेव कर दिया, ये डिटेक्ट कौन कर रहा है, गिट, जो लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली चेंज की गिट एड दिस, गिट commit m deleted a paragraph, git push, clear? I did nothing। अब ये सारी की सारी चीजें ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा और ये थोड़ी देर में, यानी समटाइम इट माइट टेक लिटिल वाइल, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप जिससे रिफ्रेश करेंगे, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 15 से 20 सेकंड, ये लाइव रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इसकी दूसरी ब्यूटी ये भी है कि आप जो भी चेंज करें, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश, लाइव जो भी डिप्लॉय होगा वो आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा। जब भी आइंदा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, आपने एक टॉप बार बनाई है ना, तो आप उसे अपलोड करके आएंगे यहाँ पे, फिर कल जाके दोबारा जो चेंज करेंगे, दोबारा उसे पुश करेंगे, ये दोबारा लाइव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुझे दोबारा आपसे URL मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई बात? और जब ये पूरी वेबसाइट बन जाएगी तो आप जब जॉब पे जाते हैं ना, या कि इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं जी आपका पोर्टफोलियो, हमारा किधर से पोर्टफोलियो है। आप सोचेंगे यार हमने तो कोर्स, ये आपके पोर्टफोलियो बन रहे हैं। ये एक टास्क आप पूरा करेंगे तो एक टास्क का मतलब क्या है, आपके पोर्टफोलियो में एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया, 2 पूरे करेंगे तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में 2 प्रोजेक्ट ऐड हो गए, 3 करेंगे तो 3। तो कभी भी उसे लोकल सिस्टम में न रखें, वरना आपके बहाने कभी नहीं मुकेंगे, वो डिलीट हो गया सर जी, वो सर विंडो ही करप्ट हो गई। आज मैं